तमिलनाडु के हालिया इतिहास में एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आया है जिसने दशकों पुरानी सत्ता की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे शख्स की कहानी को डिकोड करेंगे जिसे स्क्रीन पर लिटरली भगवान की तरह पूजा जाता है और जिसने अब असल जिंदगी की राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम रखा है। देखिए, यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य की राजनीति का बिल्कुल नया और सबसे बड़ा अध्याय है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये नंबर 108 सिर्फ एक साधारण संख्या नहीं है, ये तमिलनाडु की राजनीति में हुए एक रातों-रात के चमत्कार का प्रतीक है। सोचिए, एक इकलौते अभिनेता ने अपने पहले ही राजनीतिक चुनाव में सीधे 108 सीटें हासिल कर लीं। ये एक अभूतपूर्व घटना है जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चौंका कर रख दिया है। सिनेमा के पर्दे से निकलकर सीधे सत्ता के गलियारों तक का ये सफर कोई साधारण बात नहीं है और इसने स्थापित राजनीतिक ताकतों के सामने सच में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भाग 1, अल्टीमेट पॉलिटिकल डिसरप्टर। दशकों पुरानी पार्टियां जैसे डीएमके और एआईएडीएमके अब कथित तौर पर अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर सिर्फ इस एक व्यक्ति की लहर को रोकने के लिए साथ खड़ी हैं। भाग 2, मजाक से लेके मास स्टारडम तक। ये एक ऐसे अंडरडॉग के संघर्ष की कहानी है जिसकी शुरुआत बहुत ही तीखी आलोचनाओं से हुई थी। विजय की कैमरे का सफर 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था। जाने माने निर्देशक एस.ए. चंद्रशेखर के बेटे होने के कारण उन पर शुरुआत से ही नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का ठप्पा लग गया था। 1992 में पहली बार मुख्य भूमिका निभाने के बाद उनकी शुरुआत इतनी खराब रही कि उन्हें लगातार 7 फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। लेकिन विजय रुके नहीं और फिर 1996 में आई उनकी फिल्म पूवे उनाकागा ने आखिरकार उन्हें वो ब्रेकआउट हिट दी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उस दौर की आलोचना कितनी तीखी थी, ये एक पुरानी मैगजीन की समीक्षा के इस अंश से साफ हो जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इस लड़के के पास हीरो वाला चेहरा नहीं है, ये बदसूरत है। किसी भी युवा के लिए ऐसा रिव्यू अंदर तक तोड़ देने वाला हो सकता है। लेकिन इसके जवाब में शोर मचाने के बजाय विजय ने खामोशी से अपने मार्शल आर्ट्स और डांस कौशल को निखारने पर दिन रात काम किया। और हम सब जानते हैं कि आज यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और ये 50 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे वो खामोश मेहनत एक बड़े तूफान में बदल गई। साल 2003 में आई उनकी फिल्म गिल्ली ने बॉक्स ऑफिस पर ये जादुई आंकड़ा पार किया। ये तमिलनाडु के सिनेमाई इतिहास की पहली फिल्म थी जिसने 50 करोड़ की कमाई की थी। इसी बेमिसाल सफलता ने विजय को हमेशा के लिए एक मास एक्शन हीरो के रूप में स्थापित कर दिया और पूरे देश के फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तीसरा भाग, 10 साल का गुप्त अभियान। राजनीति में उनकी एंट्री कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक बेहद कैलकुलेटेड, एक दशक लंबा मास्टर प्लान था। 2013 में जब उनकी फिल्म थलाइवा आई, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के साथ एक बड़ा राजनीतिक टकराव हुआ था। उस कड़े विरोध के बाद विजय समझ गए थे कि व्यवस्था बदलने के लिए मैदान में उतरना होगा, लेकिन उन्होंने खामोशी से सही वक्त का इंतजार किया। जयललिता के निधन के बाद राजनीति में जो खालीपन आया, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने फैन क्लब्स को एक बेहद संगठित और मजबूत डिजिटल आर्मी में बदलने के लिए किया। उन्होंने अपनी फिल्मों का इस्तेमाल सामाजिक संदेश देने और जमीनी स्तर पर लोगों को लामबंद करने के एक शक्तिशाली हथियार के रूप में किया। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये वायरल तस्वीर है। एक कार की पुरानी नंबर प्लेट जिस पर लिखा है TN07CM 2026। इस तस्वीर ने सभी को हैरत में डाल दिया है कि क्या 2026 में मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य सालों पहले ही तय कर लिया गया था? यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति, लेकिन यह साफ तौर पर दर्शाता है कि उनके दिमाग में भविष्य का एक मास्टर प्लान बहुत पहले से तैयार था। उनकी जमीने पकड़ का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सबूत हाल के चुनावों में देखने को मिला, जब विजय के निजी ड्राइवर के बेटे ने विधायक का चुनाव जीत लिया। ड्राइवर के बेटे का उनकी पार्टी के टिकट पर विधायक बनना यह दर्शाता है कि विजय का आम आदमी के साथ सीधा और गहरा जुड़ाव है। उनका अपना साधारण जीवन, जैसे रात में बिना सुरक्षा के खुद कार चलाना या साइकिल से वोट डालने जाना, जनता के बीच एक अटूट विश्वास पैदा करता है। भाग 4, परिवार, शोहरत और विवाद। राजनीतिक सफर के साथ साथ कई व्यक्तिगत और कानूनी चुनौतियां भी उनके सामने रहीं। आइए इन्हें थोड़ा निष्पक्ष तरीके से देखते हैं। इन प्रमुख व्यक्तिगत विवादों पर नजर डालें तो साल 2020 में विजय को अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट का रुख करना पड़ा था,
क्योंकि उनके पिता ने बिना उनकी मर्जी के उनके नाम पर एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करवा दी थी। इसके अलावा फरवरी 2026 में उनकी पत्नी संगीता, जो कभी उनकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल की और बच्चों की कस्टडी को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं सह कलाकार त्रिशा के साथ 2023 में रियूनियन, नॉर्वे यात्रा और राजनीतिक अभियानों में उनकी मौजूदगी को लेकर कई तरह की अपुष्ट अफवाहें भी लगातार बनी रही हैं, जिन पर दोनों ने ही ज्यादातर खामोशी साधे रखी है। भाग 5 धर्म और पहचान की रणनीति। जब राजनीतिक हमले तेज हुए तो उन्होंने अपनी सार्वजनिक पहचान को कैसे संभाला, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि राजनीति में भाषा और धर्म हमेशा से बहुत संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। जब विजय का राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा तो उनके विरोधियों ने उन्हें घेरने के लिए उनके जन्म के ईसाई नाम जोसेफ विजय को उछालना शुरू कर दिया। ये एक सोची समझी कोशिश थी ताकि तमिलनाडु जैसे भाषाई और धार्मिक रूप से संवेदनशील राज्य में मतदाताओं के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके और विजय को बहुसंख्यक आबादी से अलग थलग किया जा सके। लेकिन इस राजनीतिक हमले का जवाब बहुत ही रणनीतिक समझदारी से दिया गया। बचाव की मुद्रा में आने के बजाय विजय ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने अपनी तमिल जड़ों और पहचान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने मंदिरों में भी जाकर माथा टेका और मस्जिदों के भी दर्शन किए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आस्था को पूरी तरह निजी रखा और यह साबित कर दिया कि जनता को धर्म से ज्यादा एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी संस्कृति से गहराई से जुड़ा हो। इस रणनीति ने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। छठा और अंतिम भाग, तमिलनाडु के लिए नया युग। चलिए वापस आज के दिन पर आते हैं, जहां हालात बेहद तनावपूर्ण और दिलचस्प हो चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भले ही 108 सीटें जीत ली गई हों, लेकिन सत्ता की दहलीज पार करना अभी बाकी है। राजभवन में इस वक्त भारी सस्पेंस बना हुआ है। सरकार बनाने का न्योता हासिल करने के लिए राज्यपाल की ओर से 118 विधायकों के हस्ताक्षरों की मांग की जा रही है। ये वो जादुई आंकड़ा है जो इस वक्त सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। हर बीतते घंटे के साथ पर्दे के पीछे राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और पूरा राज्य अपनी सांसें थामे इस अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण इस सबसे बड़े और चुपते हुए सवाल पर आकर रुकता है। जो व्यक्ति सिनेमा के पर्दे पर बुराई से लड़कर आम जनता की रक्षा करता है, क्या वो असल जिंदगी के जटिल और कठोर राजनीतिक सिस्टम में भी वही सुशासन दे पाएगा? दर्शकों ने सिनेमा हॉल में तो उन्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन क्या ये सिनेमाई कामयाबी एक मजबूत वास्तविक सरकार में बदल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर तय है कि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए एक नए रास्ते पर मुड़ चुकी है।